हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। अब तक मैंने आपके सामने 4 प्रश्नों की श्रृंखलाएं प्रस्तुत की हैं। आज उसी क्रम में मेरी 5वीं क्लास है। आज भी मैं आपके लिए प्रश्नों की कुछ श्रृंखलाएं लेकर के आई हूँ। इसके बाद मैं आपकी प्रोटीन की थ्योरी वाली क्लास लूंगी तथा साइकोलॉजी की कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक को हम कवर करेंगे जो हमारे नेट, बीपीएससी, सेट, टीजीटी, पीजीटी और एलटी की परीक्षा के लिए अति उपयोगी होंगे। तो आइए आज क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस पुर्जे से सिलाई करते समय कपड़ा स्वयं मुड़ता चला जाता है या स्वयं मुड़ता है? ठीक, अर्थात आपके सामने 4 पुर्जे दिए गए हैं, उसमें से पूछा गया है कि ऐसा कौन सा पुर्जा होता है जिसमें सिलाई करते समय कपड़ा स्वयं मुड़ जाता है। पहला है जिग जैकर, दूसरा है हैमर, तीसरा एडजस्टेबल हैमर, चौथा है बॉबिन। ठीक है बेटा, तो आप जो लोग होम साइंस पढ़ते हैं और जो टेक्सटाइल के विद्यार्थी होंगे उनको पता होगा कि जिग जैकर जो होता है वो कर्व रेखा बनाता है, या कह सकते हैं जिग जैक रेखाएं बनाता है, इस तरीके से, है ना। जो हमारे पजामे की मोहरी होती है इसका उपयोग वहां किया जाता है। हैमर क्या होता है? हैमर कपड़े को मोड़ने का काम करता है। क्या करता है? कपड़े को मोड़ने का कार्य करता है। परंतु जो हैमर होता है वो एडजस्टेबल नहीं होता है, बल्कि मैनुअल होता है। अर्थात हम कपड़े को मोड़ करके जब सिलाई करते हैं तो हैमर उसको दबा करके सिलने का काम करता है। जबकि जो हमारा एडजस्टेबल हैमर होता है बेटा, इसमें कपड़ा स्वयं मुड़ता चला जाता है। ठीक है, स्वयं मुड़ता चला जाता है। किसमें कहेंगे मैडम? एडजस्टेबल हैमर के द्वारा जो हमारा सिलने वाला कपड़ा होता है वो स्वयं मुड़ता चला जाता है। और बॉबिन किस उपयोग में लाई जाती है? तो कहेंगे बॉबिन जो हमारी होती है इसे हम धागा भरने के काम में लाते हैं, इसलिए धागा भरने हेतु उपयोग में लाते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से जो इस पहले क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा हमारा, वो कौन सा हो जाएगा? एडजस्टेबल हैमर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य मशीन में तेल डालने वाले छिद्र की संख्या कितनी होती है? सामान्य मशीन का अभिप्राय क्या? तो कहेंगे मैम सामान्य मशीन का तात्पर्य है घरेलू मशीन। ठीक है, क्या कहेंगे? घरेलू मशीन। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है जो घरेलू मशीन होती है उसमें छिद्रों की संख्या कितनी होती है कि उसमें जहां जहां से हम क्या करें, उन पोर के माध्यम से अपने मशीन के अंदर हम तेल को डाल सकें। पहला है 27, दूसरा 28, तीसरा 30 और चौथा 36। तो बेटा जो सामान्य घरेलू मशीन होती है उसमें 27 ऐसे छिद्र होते हैं जिनसे क्या कर सकते हैं, हम अपने मशीन के अंदर तेल को डाल सकते हैं। ऐसे 27 पॉइंट्स बने होते हैं जिसके माध्यम से हम तेलों को अपने मशीन के अंदर डाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि लोबिया के दाने जैसी संरचना किस रेशे की विशेषता होती है? ठीक है, लोबिया के दाने के जैसे जो संरचना होती है वो हमारे किस रेशे की विशेषता है? पहला है रेयान, दूसरा है सिल्क, तीसरा है कॉटन और चौथा है नायलॉन। ठीक है बेटा, तो हम आपको बता दें जो हमारा पहला मानव निर्मित रेशा, कौन सा? पहला मानव निर्मित प्राकृतिक रेशा होता है। प्राकृतिक रेशा जिसको हम रेयान कहते हैं, उसको अगर हम सूक्ष्मदर्शी से देखें, ठीक, उसकी सूक्ष्मदर्शी विशेषता हमें यह बताती है कि ये कैसा होता है? लोबिया के दाने जैसी संरचना वाला होता है। रेयान के कई प्रकार होते हैं। अगर लोबिया के दाने जैसी संरचना की हम बात करें बेटा, तो जो हमारा कुप्रमोनियम रेयान होता है, कौन सा कहेंगे मैडम? कुप्रमोनियम रेयान। कुप्रमोनियम जो हमारा रेयान होता है उसकी जो संरचना होती है उसकी सूक्ष्मदर्शी से देखने पर संरचना लोबिया के दाने जैसी दिखाई देती है। कॉटन की संरचना कैसी होती है? तो कहेंगे रिबन के द्वारा या रिबन जैसी संरचना। ठीक, कैसी? तो रिबन जैसी जो संरचना होती है वो कॉटन की होती है। नायलॉन क्या है? नायलॉन को हम वॉश एंड वियर कहते हैं।
वॉश एंड वियर, ठीक है। अर्थात इसको हम जीवन सुलभ रेशा भी कहा जाता है, जीवन सुलभ रेशा भी नायलॉन को कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रेयान, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कपड़े को तिरछा या लहरदार बुनना किस बुनाई की विशेषता है, ठीक है। अर्थात इसमें 4 बुनाइयां आपको दी गई हैं, वो आपसे पूछा जा रहा है ऐसी कौन सी बुनाई है जिसकी विशेषता क्या है, तिरछा या लहरदार बुनना या प्रभाव होना, ठीक है बेटा। आपको मैंने जो पिछला सेट करवाया था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। तो लहरदार जो प्रभाव होता है बेटा वो ट्वील बुनाई में पाया जाता है। किस बुनाई में, लहरदार प्रभाव जो होगा वो ट्वील बुनाई में पाया जाता है, जबकि बास्केट बुनाई में आपने देखा है बिस्किट जैसी संरचना यानी कि छोटे छोटे चेकदार संरचना पाई जाती है, ठीक है बेटा। आगे चलें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कपास के रेशे में स्वाभाविक ऐंठन को क्या कहा जाता है। स्वाभाविक ऐंठन क्या होती है, तो कहेंगे मैम स्वाभाविक ऐंठन का तात्पर्य है कि जो प्राकृतिक ऐंठन या प्राकृतिक ट्विस्टिंग पाई जाए। आपको पता है जो प्राकृतिक ऐंठन होती है वो कपड़े में मजबूती के लिए उत्तरदायी होती है। किसके लिए, तो कहेंगे कपड़े में मजबूती के लिए उत्तरदायी है, ठीक। तो वही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कपास के रेशे में जो स्वाभाविक ऐंठन होती है अर्थात जो प्राकृतिक ऐंठन होती है उसे क्या कहा जाता है। पहला है सैप, दूसरा है बल खाता फीता, तीसरा है कन्वल्सन, ठीक है बेटा। तो कपास के रेशे में पाए जाने वाले स्वाभाविक ऐंठन को कन्वल्सन कहा जाता है, ठीक। सैप क्या है, सैप रेशे के भीतर भरा हुआ तरल, ठीक, भरा हुआ तरल पदार्थ जो होता है उसको हम सैप कहते हैं। बल खाता फीता क्या है, तो कपास को देखने पर, कपास को सूक्ष्मदर्शी से देखने पर इसका जो प्रभाव उत्पन्न होता है तो लहरदार रिबन या बलखाते फीते के जैसा इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कन्वल्सन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिल्वर यार्न का उपयोग किस रेशे में किया जाता है। 4 रेशे आपके सामने 4 प्रकार के क्लॉथ रखे गए हैं और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा कपड़ा है जिसमें किसका उपयोग हो रहा है, सिल्वर यार्न का उपयोग किया जा रहा है। पहला है ब्रोकेड, तो हमें और आपको पता है ब्रोकेड में किसका उपयोग, तो कहेंगे सुनहरे और रूपहले तारों का, ठीक है। सुनहरे और रूपहले तारों का, वो चांदी और सोने दोनों के होते हैं, सोने और चांदी दोनों के होते हैं, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। अगला कह रहा है ऑर्गेंजा, तो बेटा हम आपको बता दें ऑर्गेंजा का जो कपड़ा होता है उसमें सिल्वर यार्न का उपयोग किया जाता है। किसका, कहेंगे मैडम सिल्वर रेशे का उपयोग किया जाता है ऑर्गेंजा में, ठीक है। जामदानी में सिल्क का उपयोग होता है अर्थात रेशमी रेशे का उपयोग होता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, आपका ऑर्गेंजा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ड्रेपिंग की जाती है। ड्रेपिंग है क्या, ड्रेपिंग वह प्रक्रिया होती है बेटा जिसे कपड़ा बनाने से पूर्व, ठीक, कपड़ा बनाने से पूर्व किया जाता है, कपड़ा बनाने से पूर्व अर्थात कटिंग, ठीक। कटिंग करते समय जो क्रिया की जाती है, ड्रेप का मतलब होता है चिपका देना, अर्थात किसी व्यक्ति के मॉडल, किसी व्यक्ति के शरीर पर अर्थात व्यक्ति के जैसे जो दिखने वाली डमी होती है उसके ऊपर जब हम कटिंग करके कपड़ों को चिपका करके या पिनअप करके जब वो प्रतिरूप बनाते हैं तो उसे ड्रेपिंग कहा जाता है, ठीक है। तो ड्रेपिंग की जाती है कॉटन सिल्क से, लिनन से या मलमल से। तो बेटा जो ड्रेपिंग की जाती है वो हमेशा मलमल के कपड़े से की जाती है। मलमल का कपड़ा कौन सा कपड़ा होता है, ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था। तो जो मलमल का कपड़ा होता है
वो कॉटन के कपड़े से बना होता है। ठीक है, तो मलमल क्या है, तो कहेंगे मलमल एक कपास से बना हुआ कपड़ा होता है जिसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, ड्रेपिंग प्रक्रिया में करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसव की कितनी अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, प्रसव वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से इस संसार में एक नए जीव की उत्पत्ति होती है। ठीक, नए जीव की उत्पत्ति होती है ठीक, और इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक, कितनी अवस्थाएं, तो कहेंगे मैडम प्रसव की 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, 3 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। जो पहली अवस्था होती है उसे हम विस्फारण की अवस्था कहते हैं, दूसरी अवस्था को निष्कासन की अवस्था कहते हैं तथा तीसरी अवस्था को संपूर्ण निष्कासन की अवस्था कहा जाता है। ठीक, पहली अवस्था को विस्फारण की अवस्था, दूसरी अवस्था को निष्कासन की अवस्था, जबकि तीसरी अवस्था को संपूर्ण निष्कासन की अवस्था कहा जाता है। इसमें होता क्या है, विस्फारण अवस्था में प्रसव वेदना प्रारंभ होती है। क्या होता है, प्रसव वेदना प्रारंभ होती है। निष्कासन की अवस्था में जो बेबी होगा वो बाहर आता है। ठीक, यानी जो हमारा शिशु है उसका सिर बाहर आएगा। जबकि संपूर्ण निष्कासन की अवस्था में क्या होता है, बच्चा आने के बाद जो प्लेसेंटा वगैरह होता है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रसव की कितनी अवस्था है बेटा, प्रसव की 3 अवस्थाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि फास्फोरस बैलेंस में किसकी भूमिका होती है। ठीक, पहले हम जान लेते हैं कि फास्फोरस बैलेंस होता क्या है। ठीक, तो फास्फोरस हमारे शरीर में पाया जाने वाला एक मिनरल है या कह सकते हैं खनिज लवण है। ठीक है, बैलेंस का तात्पर्य कि जितना होना चाहिए तो उचित मात्रा, जितनी हमारे शरीर की रिक्वायर फास्फोरस की है उतनी उसकी मात्रा को फास्फोरस बैलेंस कहा जाता है। आप सब जानते हो कि जो फास्फोरस होता है वो कैल्शियम के साथ में मिलकर कार्य करता है, कैल्शियम के साथ कार्य करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हमारे शरीर में फास्फोरस बैलेंस में किसकी भूमिका होती है। पहला है पीटीएच हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन, दूसरा है किडनी, तीसरा है कैल्सिट्राइयोल। ठीक है, तो हम आपको बता दें बेटा पीटीएच हार्मोन क्या करता है, जब हमारे शरीर में फास्फोरस की कमी होती है तो ये रिलीज होकर के हमारे हड्डियों में भंडारित फास्फोरस को बाहर निकालता है। बोन स्टोरेज फास्फोरस को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा, जिससे हमारे रक्त में फास्फोरस का बैलेंस हो जाता है। किडनी क्या करती है, ये फास्फोरस का पुनर्अवशोषण करती है। ठीक, पुनर्अवशोषण करती है जिससे हमारे शरीर में फास्फोरस का बैलेंस हो जाता है। कैल्सिट्राइयोल क्या करता है, इसके अवशोषण में अपनी भूमिका अदा करता है। ठीक है, क्या करता है, इसके अवशोषण में, यानी कि अगर कमी है तो अधिक अवशोषण होगा, यदि कमी नहीं है तो का अवशोषण कम होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो पीटीएच, किडनी और कैल्सिट्राइयोल सभी इसके ऑप्शन राइट हैं। तो अर्थात जो हमारा चौथा ऑप्शन सभी वाला है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एरिथ्रोपोइसिस के कितने चरण होते हैं। पहले तो हम जान लेते हैं बेटा एरिथ्रोपोइसिस प्रक्रिया होती क्या है। ठीक, एरिथ्रोपोइसिस के कितने चरण जानने से पहले हम जानेंगे कि एरिथ्रोपोइसिस प्रक्रिया कौन सी होती है। ठीक, तो एरिथ्रोपोइसिस क्या है, एरिथ्रो शब्द का अर्थ होता है रेड या लाल, पोइसिस का अर्थ होता है बनना। ठीक है, क्या होता है, बनना, अर्थात लाल रक्त कणिकाओं का, आरबीसी का। ठीक है, किसका बेटा, कहेंगे आरबीसी के बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, एरिथ्रोपोइसिस कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे एरिथ्रोपोइसिस में कितने चरण होते हैं। बेटा तो हम बता दें आपको, जो हमारे शरीर में एरिथ्रोपोइसिस की प्रक्रिया होती है उसके 3 चरण होते हैं। ठीक, पहला जो चरण होता है उसे फॉर्मेशन कहते हैं, पहले चरण को फॉर्मेशन कहा जाता है, दूसरे चरण को मैच्योरेशन कहा जाता है, जबकि जो तीसरा चरण होता है उसे डिफरेंशिएशन कहा जाता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन कहा जाता है।
ठीक है। तो एरिथ्रोपोइसिस की जो क्रिया होती है वो 3 चरणों में होती है, फॉर्मेशन, मैचुरेशन और डिफरेंशिएशन के चरणों में होती है। इस प्रकार से जो हमारा पहला ऑप्शन है वो राइट हो गया। अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है जब फीटस 3 सप्ताह का होता है, अर्थात इम्प्लांटेशन के 3 सप्ताह के बाद, ठीक है, इम्प्लांटेशन के 3 सप्ताह के बाद, अर्थात जब फीटस 3 सप्ताह का होता है तो आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? ठीक, तो बेटा जब हमारा फीटस 3 सप्ताह का होता है तो आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होगा? यॉर्क सैक में होता है, जो डिस्क के आकार की संरचना होती है। जब वो 3 से 4 माह का हो जाता है तो लीवर में होगा, तथा 7 माह के बाद, कितने दिनों के बाद बेटा? कहेंगे 7 माह के बाद उसके बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण अर्थात एरिथ्रोपोइसिस की प्रक्रिया होना प्रारंभ हो जाती है। ब्रेन में कभी भी यह क्रिया नहीं होती है। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो यॉर्क सैक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्लोराइड का अखाद्य स्रोत कौन सा है? ठीक, फ्लोराइड का अखाद्य स्रोत का तात्पर्य क्या? तो कहेंगे अखाद्य स्रोत का मतलब होता है जिसे खाया ना जा सके, जिसे खाया ना जा सके। ऐसा कौन सा स्रोत है जो फ्लोराइड रिच है बट उसको खाया नहीं जा सकता है? पहला है टूथपेस्ट, दूसरा है राइस, तीसरा है बोन। ठीक है, तो बेटा टूथपेस्ट ऐसा स्रोत है जिसमें फ्लोराइड सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, फ्लोराइड सबसे ज्यादा होता है बट इसे खाया नहीं जाता है, इसीलिए टूथपेस्ट को फ्लोराइड का अखाद्य स्रोत भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन टूथपेस्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आयरन का भंडारण किस रूप में सबसे ज्यादा होता है? ठीक, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। आयरन के 4 ग्रुप आपके सामने प्रेजेंट किए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है किस रूप में आयरन का भंडारण सबसे ज्यादा होता है। पहला है फेरिटिन, दूसरा है फेरस, तीसरा है ट्रांसफेरिन और चौथा है सेरुलोप्लाज्मिन। ठीक है बेटा, 4 ऑप्शन आपके पास है। तो हम बता दें आपको, जो फेरिटिन होता है इस रूप में हमारा जो आयरन होता है वो लीवर में भंडारित होता है। कहां पर? कहेंगे लीवर में भंडारित होता है और इसकी मात्रा सबसे ज्यादा होती है। ठीक, आगे है सेरुलोप्लाज्मिन। सेरुलोप्लाज्मिन कहाँ होता है? कहेंगे प्लाज्मा वाले भाग में। कहां पर? प्लाज्मा में सेरुलोप्लाज्मिन के रूप में होता है तथा आयरन की यह मात्रा सबसे कम होती है। सबसे कम किस रूप में? कहेंगे सेरुलोप्लाज्मिन के रूप में। सबसे अधिक किस रूप में? कहेंगे फेरिटिन के रूप में। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाजरे में, बाजरा यानी मिलेट, बाजरे में कितने प्रतिशत वसा पाई जाती है? ठीक है, बाजरे में कितने प्रतिशत वसा की मात्रा पाई जाती है? ठीक बेटा, तो हम आपको बता दें बाजरे में जो वसा का प्रतिशत होता है वो कितना होता है? 5 से 6% फैट होता है। कितना बेटा? कहेंगे मैम 5 से 6% वसा पाई जाती है, जबकि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो 67% कार्बोहाइड्रेट होता है, जबकि 12 से 15% प्रोटीन पाई जाती है। कितना? कहेंगे 12 से 15% प्रोटीन पाई जाती है। ठीक, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 5 से 6% वसा की मात्रा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दालों में कौन सी प्रोटीन का अभाव होता है? ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि दालों में कौन सी ऐसी प्रोटीन होती है जो नहीं होती है। देखिए यहाँ पर जो है मिसप्रिंट हो गया है। ठीक, पहला है सेरिन, दूसरा है ट्रिप्टोफैन, तीसरा है मिथियोनिन, चौथा है अर्जिनिन। ठीक है बेटा, तो दालों में जिस प्रोटीन का अभाव होता है वो कौन सी प्रोटीन होती है? तो कहेंगे मैम मिथियोनिन जो होती है वो दालों में नहीं पाई जाती है। ठीक, बल्कि तथा अन्य जो छोटी छोटी या कह सकते हो अर्ध आवश्यक तथा अल्प आवश्यक प्रोटीन होती है वो दालों में उपस्थित होती है।
ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है दालों में वसा का प्रतिशत कितना होता है। अर्थात अब तक तो हमने देखा कि प्रोटीन कौन सी नहीं होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दालों में जो पाई जाने वाली फैट होती है उसका प्रतिशत कितना होता है। ठीक है, तो बेटा बता दें हम आपको, दालों में जो वसा होती है वो कितनी होती है, तो कहेंगे 1 से 2% वसा जो होती है वो दालों में पाई जाती है। दालों में ज्यादा वसा देखने को नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है शहद में फ्रुक्टोज शुगर कितने प्रतिशत होता है। आप सबने पढ़ा है कि फ्रुक्टोज शर्करा, मैंने इस पर क्लासेस ली हैं। फ्रुक्टोज शर्करा का जो स्रोत होता है वो क्या होता है, तो कहेंगे शहद फ्रुक्टोज शर्करा का स्रोत है। और क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि फ्रुक्टोज शुगर शहद में कितनी पाई जाती है, तो बेटा इसका जो राइट आंसर है वो 40%। कितना, कहेंगे 40% जो शर्करा होती है, फ्रुक्टोज शुगर होगी सॉरी, वो शहद में पाई जाती है। ग्लूकोज कितना होता है, तो कहेंगे जो शहद होता है उसमें ग्लूकोज कितना होता है बेटा, 30% होता है। जबकि अगर हम पानी की बात करें तो शहद में 17% पानी की मात्रा देखी जाती है। ठीक, शहद में फ्रुक्टोज शुगर कितनी, तो कहेंगे मैम 40%, ग्लूकोज कितना 30%, और जो पानी की मात्रा होती है वो 17% होती है। इसके साथ साथ कुछ मिनरल है ना, कुछ मिनरल्स भी पाए जाते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मसालों की रानी किसे कहा जाता है। ठीक है, मसालों की रानी किसे कहा जाता है। ठीक, आपसे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है मसालों की रानी और मसालों का राजा। ठीक, तो मसालों की रानी जो है बेटा वो क्या है, अजवाइन को कहा जाता है। ठीक, अजवाइन क्या कहा जाता है, मसालों की रानी कहा जाता है। जबकि काली मिर्च को, किसे, काली मिर्च को मसालों का राजा कहा जाता है। मसालों की रानी कौन, तो कहेंगे अजवाइन जो है वो मसालों की रानी है, जबकि जो काली मिर्च है वो क्या है, मसालों का राजा कहा जाता है। आगे चलें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिर्च में तीखेपन का कारण क्या होता है। अर्थात जो हम मिर्च खाते हैं, लाल मिर्च खा रहे हैं उसकी बात हो रही है, तो मिर्च में तीखेपन का कारण क्या होता है। ठीक, यही क्वेश्चन हमारा है। तो हम आपको बता दें जो हमारी लाल मिर्च होती है उसके अंदर कैप्सेनिन, ठीक है, कैप्सेनिन नामक एक वाष्प तेल होता है। कैप्सेनिन नामक एक वाष्प तेल होता है जिससे क्या होती है, जो मिर्च होती है वो तीखी होती है। ठीक है, करक्यूमिन क्या होता है, तो कहेंगे जो करक्यूमिन होता है मैम वो किसमें पाया जाता है, तो कहेंगे मैम करक्यूमिन जो होगा वो लौंग में पाया जाता है। ठीक है, करक्यूमिन किसमें, कहेंगे करक्यूमिन जो होगा मैम वो लौंग में पाया जाता है। जबकि लिमोनिन जो होगा वो अजवाइन में पाया जाता है। ठीक, जबकि जिंजेरिन जो होगा वो अदरक में पाया जाता है। ठीक है बेटा, आए समझ में। करक्यूमिन, सॉरी बच्चों, करक्यूमिन लौंग नहीं होगा, करक्यूमिन जो है हल्दी, सॉरी बच्चों यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा, करक्यूमिन हल्दी है और कैप्सेनिन लाल मिर्च है और ल्यूमेनिन जो है वो अजवाइन में होता है, जबकि जिंजेरिन जो होता है वो अदरक में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भोजन पकाने की वह प्रक्रिया जिसमें उबालने की अपेक्षा कम तापमान का उपयोग किया जा रहा है उसे क्या कहा जाएगा। पहला है खदकाना, दूसरा उबालना, तीसरा स्टोइंग और चौथा है तलना। तो बेटा जो उबालने की अपेक्षा कम तापमान का उपयोग किया जाता है ऐसी प्रक्रिया को खदकाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कहेंगे मैम खदकाने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया में उबालने की प्रक्रिया की अपेक्षा कम तापमान का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो खदकाना हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है अंकुरण की प्रथम अवस्था होती है। अर्थात जो जर्मिनेशन हमारे सीरियल्स में होते हैं, हमारे अनाजों में जो जर्मिनेशन जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया में पहला चरण कौन सा है। पहला सोकिंग,
दूसरा जर्मिनेशन, तीसरा है फर्मेंटेशन और चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है बेटा, तो जो अंकुरण की प्रथम अवस्था होती है, जर्मिनेशन की जो प्रथम अवस्था होती है, उसे सोकिंग कहा जाता है। सोकिंग का अभिप्राय क्या है मैडम? तो पानी को सक करने की, पानी को अवशोषित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे सोकिंग कहा जाता है। जर्मिनेशन का मतलब, जर्मिनेशन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होते हैं, हमारे अनाजों से अंकुर निकलना प्रारंभ हो जाते हैं, जिससे उनके अंदर स्वतः विटामिन सी का, विटामिन के का तथा थायमिन, ठीक है, थायमिन यानी विटामिन बी का क्या होता है, स्वयं से उनके अंदर उसकी मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, आगे चलें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खमीरीकरण का उदाहरण है। आपके सामने कुछ पदार्थ दिए गए हैं, कुछ खाद्य पदार्थ, और आपसे पूछा जा रहा है ऐसे कौन से खाद्य पदार्थ हैं जो खमीरीकरण, ठीक है, खमीरीकरण का उदाहरण माने जाते हैं। ठीक है, तो डबल रोटी, इडली और ढोकला, ठीक है बेटा, ये क्या है? खमीरीकरण से उत्पन्न या खमीरीकरण के द्वारा बनाए गए पदार्थ हैं। ठीक है, खमीरीकरण के द्वारा बनाए गए पदार्थ कौन कौन से हैं? कहेंगे मैम डबल रोटी है, इडली है, ढोकला है, आदि ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें खमीरीकरण के द्वारा बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, बाल आहार में प्रोटीन कितनी मात्रा में पाई जाती है? बाल आहार क्या है? तो बालकों को दिया जाने वाला आहार, इसे किसके द्वारा बनाया गया? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो CFTRI, CFTRI के द्वारा बाल आहार को तैयार किया गया, तथा बाल आहार में जो प्रोटीन का प्रतिशत होता है बेटा, वो कितना होता है? 20 से लेकर के 30% इसमें प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। आगे चलें, कितना कहेंगे मैम? 20 से 30% जो मात्रा होती है वो प्रोटीन की होती है, और इसे कुपोषित बालकों में होने वाले कुपोषण को रोकने के लिए CFTRI, जिसकी स्थापना मैसूर में की गई थी, उसके द्वारा बनाया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है, वह प्रक्रिया जिसमें खाद्य पदार्थों में पोषक तत्व की मात्रा बढ़ा दी जाती है, वह कौन सी प्रक्रिया होगी? ठीक है बेटा, तो वह ऐसी प्रक्रिया को जिसमें खाद्य पदार्थों की मात्रा को बढ़ाया जाता है, ऐसी प्रक्रिया को हम फोर्टिफिकेशन कहते हैं। फोर्टिफिकेशन का तात्पर्य होता है ऐसी प्रक्रिया जिसमें खाद्य पदार्थों में पोषक तत्व या तो कम रहे या तो हो ही ना, ठीक है, खाद्य पदार्थों में या तो पोषक तत्व कम हो या तो हो ही ना, तो ऐसे पदार्थों में जब पोषक तत्वों को जोड़ने की प्रक्रिया की जाती है उसे फोर्टिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 100 ग्राम कार्बोज में थायमिन की कितनी मात्रा पाई जाती है? अर्थात 100 ग्राम सीरियल्स है, अनाज की मात्रा कितनी है? 100 ग्राम है, तो उसमें थायमिन की मात्रा कितनी होगी? तो हम आपको बता दें बेटा, 100 ग्राम सीरियल्स में जो थायमिन की मात्रा होती है 0.8 मिलीग्राम पाया जाता है। कितना? तो कहेंगे मैम 0.8 मिलीग्राम मात्रा 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में पाई जाएगी थायमिन की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कोल्ड स्टोरेज का तापमान कितना होता है? यानी कि जब हम फूड प्रिजर्वेशन करते हैं, खाद्य पदार्थों को संरक्षित करते हैं, तो खाद्य पदार्थों को संरक्षित करते समय कोल्ड स्टोरेज का तापमान कितना होता है? ठीक बेटा, तो कोल्ड स्टोरेज का जो एवरेज तापमान होता है वो 0 से लेकर के 30 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पाया जाता है। कितना? कहेंगे 0 से लेकर के 30 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान हमारा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण गर्भकालीन अवस्था कितने दिनों की होती है? अर्थात जिस दिन से जो है इम्प्लांटेशन हुआ उस दिन से लेकर के प्रसव के कुछ क्षण पहले की जो अवस्था है, संपूर्ण गर्भकालीन जो अवस्था होती है वो कितने दिनों की होती है? यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। पहला है
180 दिन, दूसरा है 280 दिन, तीसरा है 380 दिन, चौथा है 120 दिन। ठीक है बेटा, तो संपूर्ण गर्भकालीन की जो अवस्था होती है वो 280 दिनों की मानी जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है गर्भनाल की लंबाई कितनी होती है। गर्भनाल क्या है, तो कहेंगे गर्भस्थ शिशु जिस नाल के द्वारा माता के शरीर से जुड़ा हुआ रहता है उसे गर्भनाल कहते हैं। उसकी लंबाई कितनी होती है बेटा, तो उसकी लंबाई 18 से 24 इंच पाई जाती है। कितनी, कहेंगे 18 से 24 इंच गर्भनाल की लंबाई होती है। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।